अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर है और 9/11 के वाक़यात ने 2001 के बाद से पूरी दुनिया को बदल दिया और दुनिया अपने 2001 से पहले वाली सूरत हाल के अंदर शायद कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो पूरी दुनिया को रीशेप कर रहे हैं, फर्दर रीशेप कर रहे हैं। वो जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 9/11 के बाद बहुत जिसका शोर हुआ था कि अमेरिका वहाँ सुपर पावर है और वो कहीं पे भी वो डिक्टेट कर सकता है, वो 9/11 ने पहले उसको चैलेंज किया था। लेकिन अब जो वाक़यात हो रहे हैं शायद वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद कई और किस्म के ऑर्डर्स आएंगे और एक क्योटिक किस्म की दुनिया हमारे सामने नज़र आती है। नेतन्याहू का जो दोहा के ऊपर, कतर के ऊपर हमला है, वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नेतन्याहू ने 9/11 के वाक़यात का तज़किरा करते हुए जो दोहा के ऊपर अटैक है उसको तशबीह दी है उस हमले के साथ जो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की तलाश में पाकिस्तानी इलाके एबटाबाद के ऊपर किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पीस टॉक्स हो रही थी फ़लस्तीनियों के साथ, हमास के साथ और इसराइल के साथ, कतर उसको होस्ट कर रहा था। पहले ईरान के साथ जो पीस टॉक्स हो रही थी उसको कतर होस्ट कर रहा था और अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब इसराइल और हमास के माबैन दोबारा कतर पीस टॉक्स होस्ट कर रहा था और इसराइल ने, नेतन्याहू ने गुंडागर्दी की और गुंडागर्दी करते हुए दोहा के ऊपर अटैक किया। उन्हीं जो पीस नेगोशिएटर्स थे उन्हीं को जाके हिट किया। अब ये बदमाशी और गुंडागर्दी है, इसका दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे के किसी भी वाक़े के साथ ताल्लुक़ जोड़ना मुमकिन ही नहीं है। उसामा बिन लादेन की भी एक हिस्ट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान का एक हिस्सा है। हिस्सा मैं बताता हूँ कि हिस्सा क्या है। जिहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में जो अरब दुनिया से मुजाहिद भर्ती करके लाए गए मुजाहिदीन, जो अरब वर्ल्ड से पाकिस्तानी सरज़मीन पर आए, यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड प्रोवाइड की गई, वो तमाम अरब मुजाहिद जो थे वो CIA रिक्रूट करके लाई और ये डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान नहीं लाया। आप हिलरी क्लिंटन जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके बयान सुन लें या अपने पुराने जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरीज़ की किताबें या तज्ज़िये उनके पढ़ लें। तमाम अरब मुजाहिदीन बशमूल एमन अज़वाहरी और उसामा बिन लादेन, इनको CIA इस इलाके में लेकर आई। किस लिए लेकर आई? रूस से लड़वाने के लिए। और जो अफ़गान मुजाहिदीन या अफ़गान पनाहगज़ीन हमारे इलाकों में थे, इनको यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करने के लिए जो सिलेबस बनकर आया वो नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने बनाया और उनको तरबियत दी गई कि ये तुम 2 रूसी मारोगे तो जन्नत में जाओगे। वो 2+2 वो आगे 4 रूसियों को मारने का या 2+2 4 क्लाशनकोफ करके उनको बताया जाता था। इस तरीके से हमने उस पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज़ किया। हमारा उसमें कसूर है पाकिस्तान का। हमने अपनी सरज़मीन इस काम के लिए इस्तेमाल होने दी, जिसकी सज़ा हमने बाद में ये TTP कोई और मुसल्ला जत्था, लश्कर, सिपाह उसकी सूरत में भुगती। ये हमारा कसूर है। उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ला के हमने दावत दे के नहीं बसाया, उसके पीछे भी एक तारीख़ है। जब तोरा बोरा पे अमरीकी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की, इनको पता चला कि यहाँ पर कंसंट्रेशन है इस वक्त अलकायदा की, तो तोरा बोरा के ऊपर जाके इन्होंने डेजी कटर फेंक के ऊपर से बहुत बमबारी की। उस वक्त को कहते थे इससे बड़ा बम है ही कोई नहीं। जैसे अभी इन्होंने ईरान पे जो मारे हैं 30,000 पाउंड वजनी बम, उसी तरह के वो थे। वो बुश जो जूनियर था वो कहते थे वी विल स्मोक देम आउट, ये टर्म थी उसकी कि हम इनको गारों से बाहर निकालेंगे, इतनी बमबारी करेंगे। लेकिन रम्सफेल्ड जो उस वक्त उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, उनकी टांगें कांप गईं और वो वहाँ पर अपनी फोर्सेस ना भेज पाए। खौफ के आलम में कि वहाँ से रिएक्शन क्या आएगा, ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजी, ऊपर से बमबारी की। तो ये जो पूरा अलकायदा का ग्रुप था जो तो उस बमबारी में शहीद हो गए, मारे गए। बाकी निकले, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया क्योंकि पोरस बॉर्डर था, अफ़गान पाकिस्तानी बॉर्डर इसी तरीके से था हमेशा से। वो उन्होंने जहाँ उसको पनाह मिली उन्होंने पनाह ले ली। और यही वो इलाके थे जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स खुद अमरीकी प्रोवाइड करते थे। उनके फॉर्मर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनकी तस्वीरें हैं, या जनरल हमीद गुल के साथ और बाकी लोगों के साथ, कर्नल इमाम के साथ इनकी तस्वीरें हैं। पूरा रिकॉर्ड है सारा, जिसको छुपाना ही मुमकिन नहीं है। अमरीकी सदर इन मुजाहिदीन को वाशिंगटन में वाइट हाउस में होस्ट करते थे और कहते थे ये हमारे फाउंडिंग फादर्स के बराबर हैं, ये इतने काबिल एहतराम हैं ये लोग। उन लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड्स पाकिस्तान में दी गई और पूरे वेस्ट ने और अमेरिका ने उस कॉज को सपोर्ट किया। ये उसामा भी उन्हीं में से एक थे। हम इनको पाकिस्तान में दावत देकर लेकर नहीं थे आए, इसलिए इसको पाकिस्तान से मत जोड़िए। लेकिन आज जो कुछ आप गज़ा में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, जो कुछ सीरिया में किया गया, जो कुछ यमन में हो रहा है और पहले भी किया गया, और जो लीबिया के साथ हुआ, जो अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर पूरे अरब वर्ल्ड के साथ हुआ, जो अब कतर के ऊपर अटैक हुआ, इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फॉल आउट कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट राउंड दी कॉर्नर। किसी एक स्टेज पे निकलेगा। 50-60 हज़ार आप इंसानों को, नहत्ते इंसानों को हॉस्पिटल के अंदर
2-2, 3-3 माह के बच्चों को आप मार दें और आप भूख के हाथों बाकी लोगों को कत्लेआम कर रहे हो और अपने आप को आप महज़ब कहलाएं। ये वेस्ट जो पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स के लेक्चर्स देता था और अमेरिका बताता था आपके यहाँ ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो उसको ये वायलेशन नज़र नहीं आई। 50-60 हज़ार लोगों को मार देना और पता नहीं लाखों को अपाहज कर देना और जो बाकी वहाँ हैं उनको भूख और अफलास के हाथों मार देना। अगर इसकी कोई यार्डस्टिक कभी तारीख़ में लिखी जाएगी तो सबसे ज़्यादा बदसूरत नज़र जो कौम नज़र आएगी वो वही है जो इस वक्त गज़ा के अंदर इस बमबारी को, इस कत्लेआम को सपोर्ट कर रही है और आंखें बंद करके बैठी है। मुसलमान दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा लाचार और लागर नज़र आती है, इसलिए कि हज़ार अरब डॉलर के ऑर्डर अमेरिका को देकर अपनी बादशाहतें बचाने की तो कोशिश कर रहे हैं, अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए कोई जॉइंट मैकेनिज़्म इवॉल्व नहीं कर रहे। एक कत्ल, एक मुल्क के ऊपर हमला होता है, उसके बाद दूसरे मुल्क की बारी आती है, उसके बाद तीसरे मुल्क की बारी आती है और चौथा अपनी आंखें बंद करके सर छुपाने की कोशिश करता है कि मेरी बारी ना आ जाए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने आज दोहा का दौरा किया और वापस आए, लेकिन जब तक ये जॉइंट मैकेनिज़्म के ऊपर काम नहीं करेंगे उसके अलावा इनके बचाव का कोई हल नहीं होगा। वो एक इलाके का गुंडा बन के बारी बारी सब मुल्कों के ऊपर हमला जैसे वो पहले कर रहा है अभी भी करता जाएगा। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करेंगे। जो हमारे साथ शुरका हैं प्रोग्राम में, अहमद बिलाल महबूब साहब हैं सदर हेड के, इसके अलावा आबिद शेर अली साहब हैं PMLN के रहनुमा हैं और नासिर हुसैन शाह साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और इसके अलावा एयर वाइस मार्शल इजाज़ साहब हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इजाज़ साहब, पहले आप बताइएगा जो कुछ दोहा के अंदर हुआ उसको कैसे मुसलमान दुनिया आसानी से हज़म करके बैठी हुई है? सिर्फ 2 लफ्ज़ के हम बड़ी मज़म्मत करते हैं काफ़ी हैं या इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए? मलिक साहब, आपने बड़ी तफसील में ये पूरे सिनारियो को रिकैप किया है। ये दिन क्यों देखना नसीब हुआ हमें? बदकिस्मती ये है कि हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन साइज, इतने बड़े मुसलमानों की जो हैं हुकूमतें, जिनको हम तो मुस्लिम उम्मा कहते थकते नहीं हैं, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है सिवाय एक मजम्मती करारदाद के? आज तक क्या हमने कभी कोई अमली कदम उठाया? मिलिट्री अलायंस की आप बात करते हैं तो पूरे गल्फ स्टेट्स जो हैं उनके जो वॉर प्लान्स और उनका जो फिलॉसफी है सिक्योरिटी की, वो सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को सिर्फ जो है 24 घंटे के लिए वायबल रखना है। उसके बाद अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो मोबिलाइज होके वॉर थिएटर में पहुंच जाएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और इस फॉल्स सिक्योरिटी का जो एक फीलिंग है या एक कंफर्ट लेवल जो एक क्रिएट किया गया है, उसकी प्राइस हम ये देते हैं कि हम अमेरिका को जो है $multi-million के जहाज देते हैं, $multi-million की लग्जरी यॉट्स उनको देते हैं और जो है मल्टी बिलियंस का यानी 500 बिलियन 600 बिलियन के उनसे असला खरीदते हैं। लेकिन उन सब चीजों का नेट फायदा क्या है? एक छोटा सा मुल्क जो है वो आज ना सिर्फ ये कि अपनी मनमानी कर रहा है, बल्कि वो ये ऐलान कर रहा है। आप ये देखिए, एक तो जो है ना स्ट्राइक की से पहले या स्ट्राइक के तक की बातों को छोड़े, स्ट्राइक के बाद जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आया है वो उन्होंने कहा कि जी वी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस, यानी जिसको खुद इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना चाहिए, जो कि खुद एक क्रिमिनल है इंटरनेशनल लॉ में, वो अरब मुल्कों को धमकी दे रहा है कि आप इनको जो है हार्बर ना करें वरना हम उन्हें जो है जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो ये आयरनी है मलिक साहब, जब तक ये मुसलमान मुल्क जो हैं वो नविश्ता दीवार को नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे और अपनी कुव्वत को यकजा नहीं करेंगे, ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जिसके नीचे वो अपनी बादशाहतें कायम कर रहे हैं और दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, ये इनको बचाने वाली नहीं है। एयर वाइस मार्शल इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद ब्रदर, क्या वो दिन कभी आएगा
कि ये खुद जागेंगे मुसलमान कौमें और सोचेंगे कि अपना दिफा खुद कैसे करना है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से सोचता हूँ। आज तकरीबन ये बहुत कॉमन है ये तजवीज़ कि मुसलमान सब इकट्ठे हो जाएं और अपनी ताकत को मुश्तमिल कर लें और करारदादों के बजाय कोई एक्शन करें। मेरे ख़्याल में ये बहुत रियलिस्टिक किस्म की सोच नहीं है। जो कौमें किसी रेजिस्टेंस के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए तैयार होती हैं, वो सालों का, बाज़ का दहाइयों का और सदियों का सफ़र होता है। तो ये इस वक्त जिस एवोल्यूशन से गुज़र रही है हमारी मुसलमान ममलकतें, और उसके बारे में भी उनका जो फ़िलासफ़ी है वो एक दूसरे से नहीं मिलती। वो इल्म के ऊपर, तालीम के ऊपर उनका बहुत एम्फेसिस है, टेक्नोलॉजी एक्वायर करने पे भी बहुत एम्फेसिस है, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं है। उनके दरमियान यूनिटी भी काफ़ी है। देखिए ना, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो एक मैकेनिज़्म है उनके दरमियान कोऑपरेशन का, लेकिन अभी वो एवोल्यूशन के उस मकाम पे नहीं है जहाँ उनकी टेक्नोलॉजी उनको खुद अपने पाँव पे खड़ा कर दे और अपना दिफा वो खुद कर ले। ट्रेजेडी ये है कि उनके पास पैसे बहुत हैं, दौलत बहुत है, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो अफवाज और डिफेंस का वो मैकेनिज़्म और साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ताकत नहीं है कि वो अपने लिए कोई अपने दिफा का खुद सामान कर सके। वो डिपेंडेंट है। ट्रंप ने अभी दौरा किया रिसेंटली इस रीजन का, सऊदी अरब ने, कतर ने और यूएई ने, हर एक मुल्क ने 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा उसको ऑर्डर्स और इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट दी। 3000 अरब डॉलर हो गए। 3000 अरब डॉलर अभी पूरे इंडिया की इकॉनमी का साइज़ नहीं है। अगर 3000 अरब डॉलर ही अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में लगाना शुरू कर दें तो आप अंदाज़ा करें कि ये मुल्क कहाँ खड़े होंगे। देखिए, वहाँ पे मेरे इल्म के मुताबिक तो डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन ये जिन मुल्कों के ये डिपेंडेंट है वो एक लिमिट है जिस हद तक वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। उसकी आज़ादी। सर, ये 100 अरब डॉलर के जहाज़ खरीदते हैं, वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। जिस कल दोहा के ऊपर अटैक हुआ है उसके पास जो मोस्ट मॉडर्न अमेरिकन फाइटर जेट है F-15 EQ, वो उनके पास है। और ख़बरें तो ये थी 15-20 मिनट पहले हवा के अंदर वो सर्विलेंस कर रहे थे, उसके फ़ौरन बाद अटैक हुआ है। अब मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि उनकी मंशा से हुआ है, लेकिन उनके पास वो इक्विपमेंट मौजूद है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। दे शुड हैव देयर ओन एबिलिटी। जी दुरुस्त है, लेकिन क्या वो जिस स्टेज पे हैं अपनी आज़ादी के बाद से अब तक, देखिए ना, वो ऑयल खुद जो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने डॉलर्स को इन्वेस्ट कहीं कर सकते हैं, उस सब के लिए वो डिपेंडेंट है। तो कैसे वो अचानक खुद अपने पाँव पे खड़े होकर अपना डिफेंस करने के काबिल हो जाएंगे? ये प्रोसेस है जो टाइम लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें अपने दोस्तों पे जो अनड्यू तनकीद है, क्योंकि वो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं इन देयर ओन राइट्स, अब देखना यह है कि हम उनके साथ मिल के क्या ऐसी कोई तरकीब कर सकते हैं जिससे हम तारे एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हो अपनी। लेकिन ये भी कोई दुनिया के अंदर मुसलमान मुल्कों का इत्तेहाद भी कोई बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा जाएगा। सर, नेटो का इत्तेहाद पॉजिटिवली देखा जा सकता है, तो वाई नॉट मुस्लिम कंट्रीज? बस वो मज़हब के नाम पे इत्तेहाद जो होता है ना, वो दुनिया के पॉपुलर नाम्स में से नहीं है। नेटो का इत्तेहाद किस नाम के ऊपर? हाँ, वो नहीं कहते कि वो क्रिश्चियन नाम्स पे है, लेकिन वहाँ मुतालबा है कि हम क्रिश्चियन, हर सर मुल्क ये कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन मुल्क बन जाए। वहाँ पे मुजाहरे जो हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम एक क्रिश्चियन कंट्री है। प्रैक्टिकली वो ऐसे करते हों, लेकिन डिजोरे वो नहीं है। अच्छा, आबिद शेर अली साहब, आप फरमाइएगा, ये एक के बाद एक मुसलमान मुल्क की बारी आई जा रही है, लेकिन आंखें नहीं खुलेंगी। मैं असूली तौर पर अहमद साहब की बातों से बहुत ज़्यादा मुतफिक नहीं हूँ। अगर इनको अपनी जान बचानी है तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कभी लीबिया की बारी थी, कभी शाम की बारी थी, कल किसी और की आ जाएगी, आती जाएगी, बारी बारी जाएगी नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। आपको पता है कि चंद सालों से जो इजरायली एग्रेशन था गाज़ा के ऊपर, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अरब कंट्रीज़ सोए रहे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। फिर उसके बाद यमन की बारी आई, फिर उसके बाद ईरान के ऊपर हमला किया, फिर ईरान ने दोबारा उनको जवाब दिया, फिर अमेरिकन बीच में घुसे।
अब वो थोड़ा सा गैप आया और ज़ाहिर है हमेशा कतर ने एक दोस्ताना माहौल में एक टेबल फ्राहम किया और अब पहले अफ़गान डायलॉग वहाँ पे हुए। ज़ाहिर है जो अमेरिकन थे उनकी भी मंशा इसके अंदर शामिल थी। अब हमास का टारगेट लेकर वहाँ पे भी डायलॉग के लिए अरेंजमेंट की गई और इज़राइल को वो मौका फ्राहम किया गया। इसमें मैं नहीं समझता कि यूएस की विल ना शामिल हो इस अटैक के अंदर और बाद में उनको इन्फॉर्म करना। तो ये चीज़ें मुसलमानों पर भारी पड़ती जा रही हैं और जब तक अभी OIC का हम ये कहते थे सोचेंगे। मैं अभी कतरी प्राइम मिनिस्टर का पढ़ रहा था कि सोचेंगे कि हम उनकी, यार सोचना क्या है, आप के ऊपर एक अटैक हुआ, आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ। मुस्लिम कंट्रीज़ को एक यूनिटी की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म अरब कंट्री का अवेलेबल है, आप फोर्सफुली उसको अमल पैरा में लाएं। जैसे यूरोपियन यूनियन इकट्ठी हो जाती है अपने मामलात पे, फिर वो अमेरिका के साथ अलाइंस कर लेते हैं और जहाँ पे भी दिल करता है बम्बार्डमेंट शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। हमारे पास खुद अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के पास हमेशा पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया अपने मुस्लिम कंट्रीज़ को, ब्रदरली कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब जब अमेरिका अपना असला भी बेचेगा, अपने मामलात भी बेचेगा, तो वो तो बेनिफिशरीज हुए ना जी। तो बेनिफिशरीज हमेशा डाउट में रहते हैं कि उनको एक शक की नज़र से देखा जाता है। तो मलिक साहब आप और मैं तो यही हमारी विश है ना कि जी ये यूनिटी होनी चाहिए। ये मुस्लिम लीडरान ने करनी है जो इस वक्त कतर के अंदर हमारी भी लीडरशिप है और भी टर्क्स ने अपनी खिदमात पेश की। तुर्की उस वक्त भी मुश्किल वक्त में जब मसला बना कतर के अंदर तो उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। उन्होंने हर किस्म की खाने पीने की, जब कतर के अंदर शॉर्टेजेस आई टर्की ने अपना किरदार अदा किया, अभी भी वो उन्होंने अपना किरदार अदा करने की पेशकश की है। तो ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम किसी से कम है, लेकिन यूनिटी नहीं है। हम अपनी अड्डे देते हैं अपने दूसरे मुसलमान ममालिक को तबाह करने के लिए, अपने भाइयों को नासिर शाह साहब से भी इस पे राय लें, नुकसान पहुंचाने के लिए। नासिर शाह साहब, ये जो दोहा वाला इंसिडेंट है, ये क्या मुसलमान मुल्कों की आंखें खोलेगा? पहले ईरान की बारी थी, उससे पहले सीरिया, लीबिया, पतन यमन और कितने पीछे जाते जाएंगे तो आपको लिस्ट में नाम नए मिलते जाएंगे। करते क्यों नहीं कुछ? सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी का, अपने सॉवरेन होने का वो सबूत देने के लिए कुछ करें, कुछ और ना करें, किसी पे यलगार ना करें, अपना दिफा सिर्फ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो वाक़या हुआ है, अब इसके बाद तो इन सब की आंखें खुलनी चाहिए, बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी, लेकिन चले अल्लाह करे कि अब इस वक्त सब वहाँ पे जमा हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं, दीगर जो ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक, उनके भी वफ़द वहाँ पे मौजूद हैं और अब इनको कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। इसराइल जो है वो हर किसी को धमकियाँ देता है और हर तरफ एक्शन लेता है। अब उसके लिए क्या सोचा जाए? ये ठीक है कि मे बी अभी इस वक्त हम सब मिल के भी उस पे नहीं हुए कि हम जी इसराइल पे हमला करें और वो जी कामयाब होंगे, क्योंकि उसको अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ पे इनको सीरियसली सोचना होगा कि अमेरिका जिस पर ये सब लोग तकिया किए हुए हैं, वही उनकी बेसिस इन ममालिक में है और वहाँ पे हमला होता है तो वो ख़ुद पर अमेरिका हमला समझता है। जब ईरान वाला, आपको याद होगा कि जब कतर पे उस बेस पे हुआ तो उसने कहा ये हम पर हमला है, तो अब वो हमला कहाँ गया? अब भी तो कतर पे ही हमला हुआ है ना। तो अब यहाँ तो इनको सीरियसली दूसरे ब्लॉक का सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ज़ाहिर है अगर अमेरिका एक सुपर पावर है तो दूसरी तरफ चाइना, रशिया या इस तरह की बड़ी कुव्वतें हैं, उनके लिए इनको अभी सोचना पड़ेगा। और ये मौका है कि अमेरिका से खुलकर इस पर ये बात करें और अगर ये इस तरह का कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि किस तरह ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं
और इसराइल को इसका सबक ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि जब भी इस तरह का कोई मौका आता है तो फिर कुछ न कुछ कंस्पायरेसी हो जाती है। यही 70s में हुआ कि जब तमाम आलम इस्लाम को इकट्ठा किया गया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब यहाँ पे सबको बुलाया था। लेकिन आप देखें कि जो मुत्तहद हो रहे थे उन सब रहनुमाओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। भुट्टो शहीद के साथ, शाह फैसल शहीद के साथ, इसी तरह दीगर जितने भी थे वो लोग। तो अब तो कम से कम इनको सोच कर सही फैसले करने चाहिए और ये वक्त है। और अमेरिका पर वाज़े कर देना चाहिए कि अब वो इसराइल को बिल्कुल जिस तरह सपोर्ट वो कर रहा है वही कर रहा है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब हम सब की आंखें खुलनी चाहिए और ये वक्त है कि हम मिलकर एक सही फैसला करें, नहीं तो सबकी बारी आएगी। और आपके इल्म में है कि वो जो एक क्लिप था कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान का भी सोच रहा है, जिसको कहा गया कि ये फेक है और IA का है और इस तरह बना हुआ है। फेक नहीं था, वो फेक नहीं था, सही बात थी, वो फेक नहीं था, सिर्फ वो 2-3 साल पुराना क्लिप था। वो 2-3 साल पुराना क्लिप था, फेक नहीं था, वो एक्चुअल स्टेटमेंट है। एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक पे अहमद साहब से दोबारा ये नुक्ता उठाते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 9/11 वो तो पूरी दुनिया को बदल के गया, लेकिन 11 सितंबर की पाकिस्तान की सियासी तारीख में बानी पाकिस्तान की वजह से एक पहचान है, उनका यौम वफ़ात है, तो हम इसको पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। उनकी वजह से आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। लेकिन बानी पाकिस्तान के इसराइल के मुतल्लिक़ भी कुछ ख़यालात थे, हमें तो शायद वो पूरी तरह समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन बाकी मुसलमान दुनिया को भी शायद समझाने की ज़रूरत है, जिन्होंने धड़ाधड़ उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसलिए कायम कर लिए कि वाशिंगटन उससे खुश होता था। उनको इसराइल से मोहब्बत थी या नहीं थी ये मैटर नहीं करता था, मैटर ये करता था कि वाशिंगटन से करीब आने के लिए क्या करना ज़रूरी है। तो अहमद साहब, अभी नासिर साहब ने दूसरे ब्लॉग का तज़किरा किया, तो इसराइल वाली रियलिटी, कायद-ए-आज़म के फरमूदात, शायद हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जब जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ ग्लोबल रियलिटीज़ उनको बतानी भी चाहिए। कायद-ए-आज़म से शुरू कर लेते हैं। जी नदीम साहब, देखिए इसराइल के मामले में कम से कम हमने कायद-ए-आज़म की तालीमात को कभी नहीं भुलाया, अभी तक तो याद रखा है, अल्लाह करे याद रखे। जी याद रखा है। और बड़े बड़े मुल्क ऐसे वेवर कर गए अरब दुनिया के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर, जिन्होंने इसराइल के साथ तल्लुकात भी कायम किए, उसे रिकगनाइज़ भी किया, उसके साथ तजारती और सियासी और डिप्लोमेटिक हर किस्म के तल्लुकात बनाए। पाकिस्तान खड़ा रहा, डट के अभी तक खड़ा हुआ है कि उसने उसे रिकगनाइज़ भी नहीं किया, उसके साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, पासपोर्ट भी उसके लिए वैलिड नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि हमने कम से कम इस मामले में कायद-ए-आज़म की तालीमात को फरामोश नहीं किया। उन्होंने बताया था कि ये गासबाना कब्ज़ा है अरबों के सरज़मीन पे, और ये खंजर की तरह घोंपा गया है, और ये इसको कभी इसको रजिस्ट करना चाहिए, इसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। गैर कानूनी है ये जो कब्ज़ा है। तो ये मेरे ख़्याल में हमें ये जो सूरत हाल है, जो हमारा तजुर्बा है, ये हमें अपने भाइयों से, बाकी मुसलमान मुल्कों से भी शेयर करना चाहिए। और तारीख़ का धारा कुछ देर पहले तक तो ऐसे बह रहा था जैसे लगता था कि जिन लोगों ने उनके साथ ताल्लुकात कायम किए शायद ज़्यादा सही थे और हमें भी शायद कुछ गौर करना चाहिए। लेकिन हालिया वाक़यात ने यह साबित किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो शायद ज़्यादा समझदारी और ज़्यादा दानिशमंदाना थी, उसके ऊपर बुनियाद थी। और वो जो लोग बहुत जल्दी में थे ताल्लुकात कायम करने के, उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ताल्लुकात कायम करके उन्होंने क्या हासिल किया है, क्या उसके नतीजे में उनको सिक्योरिटी मिल गई, क्या उसके मुकाबले पे उनको जारियत से वो बच गए। ऐसा नहीं हो सका। तो इसके मतलब आपको ये नहीं लगता कि सऊदी अरब और जॉर्डन और UAE एंड दोहा वाले जो अटैक ही हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए? वो भी वल्नरेबल हो गए, मैं तो समझता हूँ कि हम भी वल्नरेबल हो गए। बल्कि हाल ही में जो हमारे ऊपर हिंदुस्तान का हमला था और हिंदुस्तान के साथ इसराइल का जो कॉपरेशन था, उसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी। अब हमें इन दोनों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए।
ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होकर पाकिस्तान के साथ कोई निपटने की कोशिश करें, क्योंकि मुस्लिम दुनिया का वाहिद ये न्यूक्लियर पावर है। अहमद साहब, जो 2 रिसेंट इवेंट हुए हैं हमारे इंडिया के साथ, पुलवामा के बाद जब उन्होंने बालाकोट पे वो 2 मिसाइल फेंके और फिर अपना वो पायलट भी और जहाज़ भी गवा के यहाँ से भागे, और अभी पहलगाम वाले के बाद भी, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने बुला के बताया कि इसराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर मिसाइल, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहा था। वो फिर पाकिस्तान ने एक्टिवली मूव किया तो वो फिर पीछे हट गए। पुलवामा के वाक़े के बाद दोबारा हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे। उन्होंने हमें दोबारा बताया कि श्रीनगर में इसराइली फ़ौजी भी बैठे हुए थे, एडवाइज़र्स भी, और उनका मिलिट्री इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हो रहा था। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस रियलिटी। जी हाँ, और मेरे ख्याल हमें अपनी डिप्लोमेटिक चैनल से अपने अरब भाइयों को ये बताना चाहिए कि ये सिर्फ इसराइल नहीं है, उनके ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें इंडिया भी शरीक होगा। सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा वसी एक प्लॉट है। तो उनको भी इससे आगाह होना चाहिए। वो इंडिया के साथ दोस्ती रखते हुए इसराइल की सिर्फ दुश्मनी के बारे में ना सोचें, ये दोनों की बराबर की अरब दुनिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उनके इक़दाम हैं वो दोनों इकट्ठे होकर करेंगे, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को तो ख़ास तौर पे ख़तरा है। आबिद साहब, आप क्या फरमाते हैं? इसके लिए कोई किसी हिकमत के साथ, किसी मंसूबे के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि सिर्फ बातें ना हो, टर्की को इंगेज करें, सऊदीज़ को इंगेज करें, अब कतर को, जो कतर बहुत करीब जाना जाता था वाशिंगटन के, उसको इंगेज करें कि भाई अंदर तो बेस अमरीकियों की बैठी हुई है और वो आके हमला भी करके चले गए हैं, तो आप किस दुनिया में हो? आपने मलिक साहब सही बताया, कहा कि पाकिस्तान ने माजी में भी जब ईरान के ऊपर इजरायली अटैक हुआ, बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान ने एक अपना कलीदी किरदार अदा किया, ना कि सिर्फ जंग बंदी की हद तक, और भी मामलात में पाकिस्तान ने इसमें सबकत ली, और हमारी जो स्ट्रेटजिक अदारे हैं उन्होंने भी अपना कलीदी किरदार अदा किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ख़ित्ते में हमारे ताल्लुकात, तमाम हमारे जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, और OIC में लेट्स सी व्हाट जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है वो क्या फरमाते हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा भी उनके साथ है, डिफेंस मिनिस्टर भी उनके साथ हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि एक अब वक्त मलिक साहब आ चुका है कि वक्त सिर्फ बैठने का, बातें करने का नहीं है, एक हमें फैसला कुन मरहला है, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है इसमें अपना बहुत अहम किरदार अदा करने पड़ेगा। एक के बाद दीगरे मुस्लिम कंट्रीज़ को निशाना बनाया गया, जिस तरह आपने पहले गाज़ा के बारे में बताया, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर जला दिया उनको, और उनकी नस्ल कशी की कि ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर उनके मद्दे मुकाबल ना आ सकें। तो ये भी मलिक साहब वक्त है, यही वक्त है। फिर बाद में ज़ाहिर है वक्त अगर गुजर गया और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मुस्लिम कंट्रीज़ का भी। ज़ाहिर है हमारे पास एक ऑयल पावर है, गैस की पावर है, और भी हमारे पास बहुत सी ऐसी अल्लाह ने हमें चीज़ों से नवाजा हुआ है। तो पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ को एक यूनानिमस स्टैंड लेना होगा, और एक मजबूत हिकमत अमली के उसके ज़रिए दुनिया को पैगाम देना होगा कि अगर ये इस तरह के एग्रेशन होंगे तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। और देखें, जो कतर है उनको भी रिकन्सिडर करना होगा अपने डिफेंस के मामलात में। टर्की, पाकिस्तान, जो अल्लाह के फजलो करम से जिनके पास सलाहियत भी है, तो अपने दफा के लिए हमें भी वहाँ पर एक जैसे नेटो बनी हुई है, इसी तरह इस्लामिक कंट्रीज़ की भी एक फोर्स होनी चाहिए इस तरह की, मेरी अपनी राय के मुताबिक, जो कोई इस तरह की हंगामी बुनियादें पर कोई मसला हो जाए ताकि हम पैरेलल उसको हैंडल कर सके और फिलफौर उसकी रोकथाम कर जाए। ये नहीं है कि लाखों मुसलमान मारे जाएं और अफसोस करते रहें और हमें दुख का इजहार करते रहे, ट्विटर पे मैसेज कर दिया, उनके सफ़ीरों को बुलाकर ताज़ियत कर दी।
तो ये वक्त अब इन चीज़ों का नहीं है, ये वक्त बहुत गुजर गया है। हमें सर मुसलमान मुल्कों में सऊदी अरब ने एक मुसलमान दुनिया के ममालिक के साथ मिला के एक बाकायदा डिफेंस का एक कोलिशन बनाया हुआ है, जिसमें हमारे जनरल राहिल शरीफ उसको लीड भी करते हैं, लेकिन वो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो आपको कुछ, जिस तरह शाह साहब ने अभी जिक्र किया था, नासिर शाह साहब ने, कि आप चाइना को साथ इंगेज करें, रूस को साथ इंगेज करें और जॉइंट मैकेनिज़्म की तरफ कोई पेशरफ्त करें, जैसे नेटो है। शाह साहब अभी सदर जरदारी साहब चीन जा रहे हैं, और अभी SCO के इजलास के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें आई थी कि वहाँ ईरान भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान भी है। तो क्या ये मुसलमान दुनिया चीन के साथ मिलकर, पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो अगर सऊदीज़ और कतरीज़ ये वसाइल दें तो शायद बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन में पाकिस्तान जा सकता है और एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज़्म की तरफ बातें हो सकती हैं। क्या ऐसा स्कोप होगा? जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। अल्लाह करे अब ये OIC की मीटिंग है और अल्लाह करे कोई सही फैसला हो। ये सहमी हुई माजरतें और जो मजम्मतें हैं अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़, इससे बढ़कर कोई चीज़ होनी चाहिए। सब तो कर रहे हैं कि जी बड़ी मजम्मत कर रहे हैं, जितने ममालिक वहाँ पे हैं या जो बयानात आ रहे हैं, लेकिन कुछ वही सहमी हुई कोई ठंडी वाली जो है इस तरह की हो रही हैं। अल्लाह करे हम सबको अपनी वो इस्लामी गैरत आए और उस पर कुछ ना कुछ हम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक पाकिस्तान मेरे ख़्याल में चंद या वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप इसराइल का वाज़े तौर पर, तो ये इस पे तो हम लोग कायम हैं, अल्लाह करेगा और मज़ीद भी इसी हिम्मत में रहेंगे। देखें, हमारे एक बहुत ही बरादर इस्लामी मुल्क ने हालिया कुछ अर्सा पहले जो कुछ वहाँ पे हुआ, उन्होंने देखा कि रॉ को उनके यहाँ एक थी, एक लिहाज से कुछ न कुछ कह लें कि अहमियत थी या उसको इजाज़त थी वहाँ पे, तो उनकी वजह से उनको कितना नुकसान हुआ, किस तरह उन्होंने मोसाद को वहाँ पे ज़्यादा वो दी और उनके जो हमले हुए। सर पूरा नाम लेके बताएं। ईरान के अंदर पूरी खुली आज़ादी थी इंडियन कंपनीज को ऑपरेट करने की, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जासूसी करके जो ईरानियन साइंटिस्ट और ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान पहुँचाया वो इन्हीं इंडियन कॉरपोरेट्स ने और कुछ अफगानी जो वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इन दोनों ने मिलकर नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो इतना नुकसान हुआ। इससे आप वो जो नेक्सस है इंडिया और इसराइल का, उसको आप समझ सकते हैं कि चले पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की एक दुश्मनी है, जो भी है हमारे साथ उसका एक है, लेकिन ईरान के साथ तो उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। लेकिन वहाँ भी उन्होंने इसराइल की चीज़ को ज़्यादा मुकद्दम रखा और उनको सारा वो कुछ वहाँ पे मुहैया किया गया, जिसकी वजह से मोसाद ने इस तरह से वहाँ पे जो भी कुछ हुआ, इतनी बड़ा उनका नुकसान हुआ। तो अब तो ज़ाहिर है उनकी आंखें खुली हैं और वो उसको समझ रहे हैं सारी चीज़ को, लेकिन अब हमें वहाँ पे कोई सही फ़ैसला आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत रखता है, अगर सब हमें सपोर्ट करेंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी आर्मी भी दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से है, उसका जज्बा भी और उसकी हर तरह से जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो अगर हमें सपोर्ट करेंगे सब, तो पाकिस्तान ज़रूर सबके लिए हाजिर है, अपने इस्लामी मुल्क और भाइयों के लिए, तो हम ज़रूर इस पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई सही फैसले होने चाहिए। ये जो भी OIC हो रही है, क्लोजिंग रिमार्क्स है मतलब, लास्ट मिनट है, क्लोजिंग रिमार्क्स। जी, बहुत हिकमत का तकाजा करती है जी मौजूदा सिचुएशन। ये मेरे ख्याल में तासर दी जाना चाहिए कि मुसलमान इकट्ठे होकर गैंग अप हो रहे हैं। मुसलमान इकट्ठे होकर वेस्ट पे हमला करने नहीं जा रहे, सिर्फ अपने बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन मतलब ये कि अपना दिफा कर रहे हैं और अपनी सलाहियतों को पूल इन कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने लोगों की। और ये बड़ी हिकमत का तकाजा करता है। देखिए ना, ये प्रोवोक नहीं होना चाहिए। प्रोवोक अगर हम होंगे तो उसका नुकसान होगा। अहमद, मैं आपकी बात और मैं तायद करता हूँ कि चाइना के साथ अपनी अलायंस को मज़ीद थोड़े से हमारे जो भी अलायंस हो करना चाहिए। हमारा जो भी अलायंस हो उसका जो डिक्लेयर्ड मोटो एंड ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए कि
अपने बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ अपने लोगों की फलाह के लिए, जी बिल्कुल, किसी पे हमला करने के लिए नहीं, अपने बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ अपने लोगों की फलाह के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आबिद शेर अली साहब, नाशाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।